दोस्तों, अन्नू की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टोरी को अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन ज़रूर लगाएं। ये कहानी एक छोटी सी फैमिली की है जिसमें माँ बाप और उनका 5 साल का बेटा वह उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहते हैं। उनका घर एक नदी के किनारे है। नदी पर एक ब्रिज भी है। ब्रिज के किनारे एक छोटी सी बस्ती भी है। उस फैमिली में माँ बाप अक्सर लड़ा करते हैं। माँ बाप दोनों ही जॉब करते हैं। बच्चे को एक आया देखती है और उसी की देख रेख में बच्चा पल रहा है। वही खाना बनाती है, खिलाती है और स्कूल भेजती है। वह अभी प्लेवे में पढ़ता है। माँ और बाप दोनों ही पूरे दिन घर बाहर ही रहते हैं। घर पर आते ही दोनों का मचमच चालू हो जाता है। उन दोनों में जैसे धीरे धीरे प्रेम खत्म हो रहा था। अब बेटा उनका बड़ा हो रहा था। अब उसकी उम्र 7 वर्ष हो गई थी। बेटे का नाम राहुल रखा था, जो बहुत ही चंचल था और उसे हमेशा से अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था। और वह हमेशा से चाहता था कि उसके माँ बाप कभी लड़ाई ना करें और शांतिपूर्वक घर में रहें और उनका भी समय दें। मगर माँ बाप को अपने लड़ाई से फुर्सत नहीं मिलती थी कि बच्चे पर ध्यान दे सके। मगर माँ बाप बच्चे की हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखते थे। उसके स्कूल से लेकर घर तक की सारी ज़रूरत देखते थे। वह दोनों मिलकर पूरी करते थे। राहुल धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर हो रहा था और उनकी लड़ाइयाँ अब उसके लिए नॉर्मल हो चुकी थी। अब वह रोज़ स्कूल जाता, खाना खाता और अपने कमरे में चुपचाप पढ़ाई करता और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। और वह भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया था। अब उसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं थी और वह अपने ही दुनिया में खो गया था। माँ बाप को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह उनसे दूर हो गया है। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और माँ बाप अपने काम में व्यस्त थे, जिन्हें अपने बच्चे पर समय खर्च करना फिजूल लगता था। और यह भी कोई काम है। तभी माँ उसकी इस बारे में विचार करती है कि मुझे अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही। तो वह अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती है और हमें राहुल को थोड़ा समय देना चाहिए। वह बड़ा हो रहा है, ऐसा ना हो कि वह धीरे धीरे हमें भूल जाए और हमें कुछ समझे ही ना। इसलिए उसे समय आप दिया करें, कुछ समय मैं दिया करूं। मगर उसके हस्बैंड को यह सब बकवास लगता था। वह कहता था बच्चे को स्पेस देना जरूर चाहिए, बच्चों के साथ समय देने की कोई ज़रूरत नहीं, वह अकेला ही खुश है। हम तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं और उसकी ज़रूरतों का भी। वह हमसे दूर कैसे हो सकता है। उसकी माँ कहती है ऐसा ना हो कि वह तुम्हें केवल पैसे देने वाला पिता समझे और मुझे पैसे देने वाली माँ, इसके अलावा कुछ ना समझे। राहुल का अपना खुद का कमरा था। उसके पास अपना मोबाइल भी था और वह कमरे में ही पढ़ाई करता, मोबाइल देखता और कभी तो खाना भी वहीं खा लेता। इस प्रकार उसका दिन गुजर रहे थे। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। वह अकेले ही अपने कमरे में घंटों घंटों बिता लेता था। दिन बीतता रहा। एक दिन राहुल सुबह उठा तो उसने देखा उसके पिता रो रहे हैं और वह कुछ समझ नहीं पाया कि वह क्यों रो रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि राहुल को कोई लेना देना नहीं था अपने माँ बाप से, तो इसलिए उसने अपने पिता से उनके रोने का कारण भी नहीं पूछा और वह उनको रोता देख अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे में जाकर वह मोबाइल पर गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते वह कब सो गया उसे खुद नहीं पता। जब उठा तब वह सब नॉर्मल लगा। दिन बीतता रहा और एक दिन उसकी नानी मामा घर पर आए, जिन्होंने आते ही यह पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, उसका ना तो फ़ोन लग रहा है ना ही बात हो रही है। ये बात सुनकर पापा बाहर आए और उनको एक कोने में ले गए और पता नहीं क्या बातें हुई। नानी ने पुलिस को बुलवाने की धमकी दे रही थी और उसके बाद वह मेरे कमरे में आई और मुझसे
पूछने लगी कि मम्मी तुम्हारी कहाँ गई। मैंने कहा मम्मी घर पर ही तो रहती हैं और पूरे दिन रहती हैं। पहले तो ऑफिस भी जाती थी मगर अब तो वह घर पर ही रहती हैं। वे डाइनिंग टेबल पर 24 घंटे बैठी रहती हैं। मैं आता हूँ तब भी बैठी रहती हैं और मैं जाता हूँ तब भी बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या हो गया है। मम्मी को यह बात सुनकर नानी बोली, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो राहुल, तुम्हारी मम्मी का पता नहीं चल रहा। वह घर पर नहीं है और तुम कह रहे हो वे डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। अभी मैं वहीं से आई हूँ, वह वहाँ नहीं है। राहुल कमरे से बाहर जाते हुए दिखाता है, मम्मी अभी भी वहीं बैठी हैं और वह मुझे बकायदे दिख रही हैं। अगर आपको नहीं दिख रही ऐसा कैसे हो सकता है? देखो वह अभी भी वहीं बैठी हैं। नानी, मामा और उसके पापा भी देखते हैं, किसी को नहीं दिखती मगर केवल राहुल बार बार यही कह रहा है कि मम्मी वहीं बैठी हैं। अब पूरे घर वालों को ये लगने लगा है कि राहुल का दिमाग सदमे में है। शायद मम्मी ना दिखने की वजह से उसकी काल्पनिक मम्मी बना ली है और उसी को वह मम्मी बोल रहा है। राहुल को डॉक्टर के पास ले जाया गया, वहाँ पर दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा राहुल पूरी तरीके से ठीक है, राहुल को कुछ नहीं हुआ। अब वह राहुल को लेकर घर पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी भी मम्मी दिख रही हैं? राहुल कहता है, हाँ मम्मी अभी भी वहीं डाइनिंग पर बैठी हुई हैं। अब तो सभी का दिमाग हिल जाता है और वह राहुल से पूछते हैं, अच्छा मम्मी से पूछो वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही। राहुल मम्मी के पास जाता है और उनसे पूछता है, मम्मी क्या हुआ आपको, आप इस तरीके से डाइनिंग टेबल पर क्यों बैठी हो? उसकी मम्मी कोई जवाब नहीं देती और वैसे ही वहीं पर बैठी रहती है। राहुल दोबारा से पूछता है, मम्मी क्या हुआ, आपको क्यों बैठी हो आप ऐसे, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उसकी नानी, मामा और पापा तीनों जन राहुल को देख रहे हैं जो केवल एक कुर्सी से बात कर रहा था। अब नानी को लग रहा था कि राहुल की तबीयत सच में खराब हो चुकी है। भले ही डॉक्टर इस बीमारी को पहचान नहीं पा रहा है, वह एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की बात उसके पापा से कहती हैं, तुम एक बार राहुल को साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्या पता वह कुछ बता सके, क्योंकि यह एक मानसिक बीमारी लग रही है जिसमें उसने काल्पनिक मम्मी को बना रखा है। उसके पिता कहते हैं, आप सही कह रहे हो, कल ही मैं एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास इसको दिखाने ले जाऊंगा। राहुल के पापा अगले दिन साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर राहुल को लेकर जाते हैं। वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से सारी बात बताते हैं, वह कैसे अपनी मम्मी से बात कर रहा है जो कि काफ़ी दिनों से लापता है। साइकोलॉजिस्ट कहती है, घर पर माँ बाप समय ना दे रहे होंगे, इस वजह से उसने अपनी काल्पनिक मम्मी को बना लिया है और उसी से बात कर रहा है। ऐसा कहकर वह राहुल को कमरे में लेकर गई और अपने तरीके से पूछना चाहा। साइकोलॉजिस्ट सभी को कमरे से बाहर कर दिया और 1 घंटे तक राहुल और साइकोलॉजिस्ट से बात होती रही। 1 घंटे बाद साइकोलॉजिस्ट बाहर आई और राहुल को बाहर जाने के लिए कह दिया। उसके पिता और नानी ने साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि वह सच में अपनी मम्मी से बात कर रहा है। उसकी नानी साइकोलॉजिस्ट से कहती है, ये कैसे हो सकता है, वह सच में घर पर नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया, ये कैसे हो सकता है? लगता है आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप भी कैसी बातें कर रही हैं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी मुझे नहीं दिख रही, केवल राहुल को कैसे दिखती है? उसकी नानी और उसके पापा राहुल तीनों घर पर आते हैं। सभी परेशान है राहुल को लेकर। एक तो उसकी मम्मी भी लापता है और उसका पता नहीं चल रहा, ऊपर से ये राहुल बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब उसकी नानी को लगता है क्यों ना किसी तांत्रिक को दिखाया जाए, शायद राहुल सच कह रहा है तो ये भी पता चल जाएगा। अब वह किसी तांत्रिक बाबा के बारे में पता करती है और वह वहाँ पर राहुल को लेकर जाती है और वहाँ पर तांत्रिक से सारी बातें कहती हैं कि राहुल को उसकी मम्मी दिख रही हैं जो कि काफ़ी दिनों से लापता है। तांत्रिक मंत्र तंत्र पढ़ता है और राहुल के ऊपर फूंक मारता है। राहुल को वशीकरण करके उससे पूछने की कोशिश करता है तो राहुल बोलता है, मैं अपनी मम्मी से बातें करता हूँ और वह मुझे दिखती हैं। सभी हैरान हो जाते हैं, यह तो वशीकरण होकर भी सच कह रहा है। अब तो उसको विश्वास हो जाता है कि उसकी मम्मी उसको दिखती हैं। तब तांत्रिक बाबा उसकी मम्मी की आत्मा को बुलाते हैं और वह आती है। उससे तांत्रिक बाबा पूछता है कि तुम इस समय कहाँ हो?
तुम आत्मा कैसे बन गई, तुम कैसे मर गई। यह बात नानी सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है कि अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। राहुल की मम्मी की आत्मा बताती है कि एक दिन उसकी राहुल के पापा के साथ उसका झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पर ही गला घोंट कर मार दिया। इसलिए मेरी आत्मा उसी डाइनिंग टेबल पर अभी तक बैठी है और उन्होंने मेरी डेड बॉडी नदी के किनारे गड्ढा करके वहीं पर दफना कर दिया है, जिस कारण से मेरी आत्मा को ना तो शांति मिलती है और ना ही मुझे न्याय मिला है। इसलिए मैं केवल राहुल को दिखती हूँ। ये बात नानी को पता चली तो वह अपनी बेटी से बोली कि मैं तुझे न्याय दिलवाऊंगी। राहुल की मम्मी की आत्मा रोने लगी और कहने लगी कि मैं जीते जी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाई। वो कब बड़ा हो गया पता भी नहीं चला। मैं काम के चक्कर में कभी प्यार भी नहीं जता पाई और ना ही समय दे पाई। हम दोनों की लड़ाई में मेरी जान चली गई। राहुल की नानी ने अपनी बेटी से कहा, तू चिंता मत कर, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी और तेरी कमी कभी नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ तू हमेशा से अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रही है, इसलिए तूने मेहनत करके उसको एक अच्छे स्कूल में डाला जिससे वह अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। राहुल की मम्मी उसकी माँ को कहती है कि आप ही मुझे समझती हो। राहुल के पापा ने तो मुझे एक बुरी बीवी और एक बुरी माँ बना दिया जो केवल अपने बारे में सोचती है। राहुल की नानी कहती है अपनी बेटी को शांत होने के लिए और कहती है तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। राहुल की नानी तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देते हुए कहती है कि आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। राहुल भी रो रहा है कि उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। राहुल की नानी राहुल को लेकर तुरंत घर पहुंची और पापा से पूछने लगी, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, बताओ क्या किया। तुमने तो उसे मार दिया है और ऊपर से ऐसे भोले बनकर बैठे हो। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बुला लिया और पुलिस को सारी बात बताई। नदी के किनारे खुदाई करवाया कर उसकी डेड बॉडी निकाली गई। पुलिस ने राहुल के पापा से पूछा कि तुमने उन्हें क्यों मारा, तो राहुल के पापा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मगर गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि मुझे होश नहीं रहा कि मैं उसे चुप कराते कराते कब उसके गले को दबा डाला और वह हमेशा के लिए चुप हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसलिए मैंने उस चुपके से उसकी बॉडी को नदी के किनारे पर दफना दिया। पुलिस ने राहुल के पापा को गिरफ्तार कर लिया और राहुल के पापा को जेल हो गई। अदालत में उन्हें जज साहब ने सज़ा सुनाई और उन्हें सज़ा हो गई। राहुल के पापा ने राहुल से माफ़ी मांगी और बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दियो, तेरी माँ एक अच्छी औरत थी, मैं उसके लायक नहीं था। वह मुझे बहुत प्यार करती थी, वह मुझे भी प्यार करती थी और तुझे भी प्यार करती थी, मैं ही उसको समझ नहीं पाया। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तेरी माँ को मारूं, मगर क्रोध में मुझे होश नहीं रहा। राहुल कहता है, पापा अब पछताने से क्या फ़ायदा, ये चीज़ें अगर आप पहले समझ जाते तो मम्मी हमारे बीच होती। और राहुल अपनी माँ नानी के साथ चला जाता है और राहुल की मम्मी की डेड बॉडी को जला दिया गया। अब राहुल को उसकी मम्मी नहीं दिखी। राहुल अपनी नानी के साथ नानी के घर चला गया। अब आगे की पढ़ाई वहीं से कर रहा है। थैंक यू गाइस, आपको ये स्टोरी जैसी भी लगी